चंद मील का फासला तय करने के बाद बेला ने जीप रोक ली। आगे दाएं जानिब जरा तिरछे दो रास्ते थे। इस तरह यहाँ अंग्रेजी का हरफ वाई भी बन गया था। सामने दोनों सड़क के बीच में 10-12 फीट ऊंची एक चट्टान थी, जिस पर 3 सिमतों में मूर्तियां बनी हुई थी, एक सामने एक रुख पर, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। ये त्रिमूर्ति थी, यानी 3 चेहरों वाली या सह रुखी मूर्ति। सब्जा हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। अब हमारे दाएं बाएं और सामने भी रेगिस्तान था, और तरी मूर्ति वाली चट्टान को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। आसपास कोई टीला या पहाड़ी नहीं थी, ये वाहिद चट्टान थी जिसे तराश कर मूर्ति की शक्ल दी गई थी। इन दोनों सड़कों के मेन बीच में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर हिंदी में गालिबन 2 मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए थे। दोनों तरफ तीर के निशान थे और नीचे फासले भी लिखे हुए थे, मगर वो अल्फाज या हरूफ समझ में नहीं आए। इस तरफ नागरा है और दाएं तरफ बड़ी सड़क जयपुर की तरफ जाती है। बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नागरा की तरफ जाने वाली शाहराह पर पुलिस से आमना सामना हो सकता है, इसलिए मैं जीप का रुख जयपुर की तरफ मोड़ रही हूँ। और फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर इसने जीप दाएं तरफ वाली सड़क पर मोड़ दी। मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मैं दरअसल रत्ना को लेकर नागरा की तरफ निकलना चाहता था, जहाँ से हम बीकानेर से होते हुए हरियाणा या मशरक़ी पंजाब की तरफ निकल जाते। पंजाब में दाखिल होने के बाद मैं रत्ना को जलंधर छोड़ता और ख़ुद अमृतसर या फ़िरोज़पुर की तरफ निकल जाता, जहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करता। लेकिन लगता था कि ये सब कुछ इतना आसान साबित नहीं होगा। इस वक्त बेला हमारे साथ थी और वो हमें जयपुर की तरफ ले जाना चाहती थी। वो गालिबन यही समझती थी कि हम जयपुर जाना चाहते हैं। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। हमारी चारों तरफ रेगिस्तान था। किसी रेगिस्तान में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, दिन में भी और रात में भी। दिन में रेत गर्म होकर आग उगलने लगती है और रात के वक्त रेत ठंडी होकर खनकी पैदा कर देती है, और बाज़ औक़ात तो ये सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इस वक्त सर्दी अगरचे नाकाबिले बर्दाश्त तो नहीं थी, लेकिन बदन में हल्की सी ठंड पैदा हो गई थी। रत्ना जीप की पिछली सीट पर खामोश बैठी हुई थी। जब से रास्ते में बेला से इसकी झड़प हुई थी, इस वक्त से इसे चुप सी लग गई थी। इसे शायद ये बात भी खिल रही है कि मैं बेला से बातें क्यों कर रहा हूँ, इस पर इतना एतमाद क्यों कर रहा हूँ। लेकिन बेला पर मुझे एतमाद बिल्कुल नहीं था। इसमें शुबा नहीं कि चरमपुरम में वो हमारे बड़े काम आई थी। अपनी जान के खौफ से या किसी और वजह से वो हमें पुलिस से बचा लाई थी। अगर मैं और रत्ना अकेले होते तो यकीनन इस कस्बे में पुलिस के काबू आ चुके होते, लेकिन ये बेला ही थी जो हमें बचा कर लाई थी, और मैं नहीं समझता था कि इसने ये सब कुछ जान के खौफ से किया था। पुलिस चौकी के अंदर तो हम इस पोजीशन में थे कि हमें बहुत आसानी से सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, और मैं अपने पास कारकोफ होने के बावजूद बेला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बेला यकीनन कोई बहुत ऊंचा खेल खेल रही थी। वो हमें कुछ इस तरह शिकंजे में करना चाहती थी कि हम इसका तसव्वुर भी न कर सकें। आगे एक बार फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। अभी रास्ता इतना ज़्यादा दुश्वार नहीं था। बेला ड्राइविंग में भी बड़ी महारत का सबूत दे रही थी। एक बात मैं तुमसे पूछना भूल गई, बेला ने एक मोड़ काटते हुए पूछा। पंडित भैरू के बंगले के तहखाने में तुमने मुझे एक ऐसा कमरा भी दिखाया था जिसमें इसका खजाना भरा हुआ था। खूबसूरत अलमारियाँ, शोकेस वगैरह जिनमें सोने की मूर्तियाँ, जवाहर और कीमती चीज़ें भरी हुई थीं। मगर जब तुम इस तहखाने में पहुंची तो वह कमरा ही गायब था। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, कैसे वो उछल पड़ी? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाद में वहाँ गई थी? तुम्हारे पास यानक है जिससे तुम अंधेरे में भी देख सकती हो, लेकिन मेरी नज़रें इससे भी ज़्यादा तेज़ हैं। मैं नंगी आंखों से ज़मीन की गहराइयों में भी देख सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता जब तुम केशु को भैरू वाले कमरे के बाहर छोड़कर तहखाने में थी और पागलों की तरह इस कमरे को तलाश कर रही थी, दीवारों को ठोंक बजा कर देख रही थी। इस वक्त तुम्हारी मायूसी काबिले दी थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? क्या तुम? मैंने कहा ना कि मैं ज़मीन की गहराइयों में भी देख सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है तुम इस बंगले में मौजूद थे और किसी तरह मुझे देख। वो यकायक खामोश हो गई। मैं वहाँ से कम से कम 2 मील दूर था। बेला के खामोश होने पर मैंने कहा, समझ गई। बेला बोली, भैरू बहुत चालाक था। इसके बगले में शॉर्ट सर्किट टीवी लगवा रखा था, मुमकिन है किसी और जगह। वो कहते कहते खामोश हो गई। 2 मील दूर, मैंने कहा, एक छोटे से मकान में बैठा मैं सब कुछ देख रहा था। और वो कमरा? बेला ने पूछा, जिस पर वो खजाना भरा हुआ था, वो तुम्हारा सपना था? मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें तहखाने में ऐसा कोई कमरा नहीं दिखाया, तुमने कोई सपना देखा होगा। और हाँ, ये तो बताओ, हमारे वहाँ से फरार के बाद समुद्रा से तो तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ? समुद्रा भैरू की रखेल? बेला ने कहा, कहाँ है वो? मेरा तो ख्याल था कि वो भी तुम्हारे साथ ही गायब हो गई थी। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो हमसे अलग हो गई थी। इसका इरादा जैसलमेर जाने का था। हो सकता है वो मौका पाकर इस तरफ निकल गई हो। तुम बहुत चालाक हो, बेला ने कहते हुए एक जगह जीप रोक ली। क्या हुआ? मैंने पूछा। अब जीप तुम चलाओ, मैं थक गई हूँ, वो कहते हुए नीचे उतर गई। मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया।
रत्ना बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए आगे इस सीट पर आ गई जो मैंने खाली की थी। इसने मुझसे राइफल भी ले ली। बेला पिछली सीट पर बैठ गई। नाजी पहले इसे बांध दो, फिर जीप आगे बढ़ाना, रत्ना ने कहा। मैं चलती जीप से छलांग लगाकर कहीं भागूंगी नहीं, बेला ने इसकी बात सुनकर कहा। इन पहाड़ियों में खूनखार भेड़ियों की खुराक बनने से तो बेहतर यही है कि नाजी ही के हाथ मारी जाऊं। बहुत शौक है नाजी के हाथ तुम्हारे जाने का, रत्ना बोली। इसके लहजे में बेपनाह तंज था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, बेला ने जवाब दिया। मैं गड़बड़ा गया। मुझे अंदेशा था कि इनमें फिर कोई मारका न शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से इन्हें खामोश कराने में कामयाब हो सका। रास्ता खासा खतरनाक था। मुसलसल बुलंदी और खतरनाक मोड़, जरा सी गफलत मौत के मुंह में धकेल सकती थी। बेला बता रही थी कि इसी सिलसिला को में कहीं मार्बल की पहाड़ियां भी थीं। चांदनी रातों में वो मंजर काबिल दीद होता है जब मार्बल की पहाड़ियां चमकती हुई नजर आती हैं। एक खतरनाक मोड़ घूमते ही जीप का इंजन खांसने लगा। इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। अगर इन पहाड़ियों में जीप खराब हो गई तो रात का बाकी हिस्सा हमें यहीं गुजारना पड़ेगा और शायद सुबह भी देर तक कोई मदद मिलने का इम्कान नहीं था। जीप की रफ्तार बतदरीज कम होती चली गई। मैं इसे सड़क के किनारे पर ले गया। सड़क की एक तरफ चट्टानें थी और दूसरी तरफ खतरनाक ढलान, जहाँ जा बजा बड़े बड़े चट्टानी पत्थर भी नजर आ रहे थे। मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा। फ्यूल बताने वाली सुई ई पर साकित हो चुकी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। फ्यूल खत्म हो चुका है। क्या हुआ, रत्ना ने पूछा। पेट्रोल खत्म हो चुका है, मैंने जवाब दिया। पीछे एक जैरी कैन रखा हुआ है, बेला, मैंने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। सीट के नीचे से जैरी कैन निकाल लो। मैंने जीप रोक ली। पीछे से कोई जवाब नहीं मिला और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। बेला जीप पर नहीं थी। मैं एक झटके से अपनी सीट से उठा तो रत्ना ने भी पीछे मुड़कर देखा और वो भी राइफल संभाले एक झटके से जीप से उतर गई। ये बेला कहाँ गायब हो गई? मैं बदहवास सा होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा था ना कि इसे बांध दो, रत्ना ने कहा। मगर तुमने तो जैसे बेला जैसी दुश्मन पर भी भरोसा कर लिया था। इसने कस्बे में हमें पुलिस से इसलिए बचा लिया था कि इस वक्त वो खुद भी हमारे रहम करम पर थी और मैंने कहा था कि वो धोखा देगी। लेकिन वो गई कहाँ? मैंने कहा, इन वीरान पहाड़ियों में तो और भी खतरा है। खूनखार भेड़िए और दूसरे दरिंदे इसे चीर फाड़ देंगे। मेरा ख्याल है जब जीप की रफ्तार कम हुई थी तो वो मौका पाकर कहीं उतर गई। वो दरिंदों से ज़्यादा खौफनाक है। इसे किसी दरिंदे का क्या खौफ हो सकता है? रत्ना ने कहा। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम्हारा ख्याल है रात की तारीकी में इसे इन पहाड़ों में तलाश किया जाए? मैंने कहा। वो अगरचे हमारे लिए आगे चलकर ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन रात के वक्त तो इन पहाड़ियों से निकलकर किसी आबादी तक नहीं पहुंच सकती और इस वक्त तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। लानत भेजो इस पर, हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए। मैं सीट के नीचे से पेट्रोल का डब्बा उठाने के लिए झुका तो एक बार फिर उछल पड़ा। वो सूटकेस भी रत्ना ने कार से निकाल कर इसी सीट के नीचे रखा था, मगर अब वो सूटकेस नहीं था, दूसरी सीट के नीचे भी नहीं था। वो मैं गहरा सांस लेते हुए सीधा हो गया। क्या हुआ? रत्ना ने पूछा। बेला वो सूटकेस भी अपने साथ ले गई है, मैंने कहा। क्या? रत्ना चीखी। तलाश करो इसे, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और फिर ठीक इसी वक्त ढलान पर किसी जगह पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों चौंक गए। रत्ना ने फौरन ही आवाज़ की सिमर राइफल का एक ब्रेस्ट मारा। वीरान पहाड़ियाँ फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। रत्ना ने जिस्म पर लिपटी हुई साड़ी उतार कर जीप में फेंक दी और ढलान की तरफ लपकी। मैंने दौड़ कर इसे पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? मैं चीखा। मैं इस कुतिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा सब कुछ ले गई। रत्ना भी जवाब में चीखी। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कहा। मुझे अचानक ही इस ऐनक का ख्याल आ गया। मैंने ऐनक निकाल कर आंखों पर लगा ली और ढलान पर देखने लगा। मेरे सामने पूरा इलाका रोशन हो गया। ढलान खासी खतरनाक थी। बुरबुरी ज़मीन पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थीं और फिर एक साटे को ढलान पर बहुत नीचे दौड़ते देखकर मैं चौंक गया। वो बिला शुबा बेला थी। इसके हाथ में हमारा सूटकेस भी था। वो दौड़ती हुई एक पत्थर की आड़ में चली गई। वो इस तरफ है, मेरे साथ आओ। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ लिया। वो मुझे यकीन था कि बेला अब हमारे हाथ नहीं आएगी, लेकिन रत्ना की वजह से मैं इसका पीछा करने पर मजबूर हो गया था। हम दोनों तेज़ी से ढलान पर दौड़ते रहे। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ रखा था। बुरबुरी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर हमारे पैरों के नीचे फिसल रहे थे, जिनकी वजह से कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। बस यूँ लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें धकेल रही है। रत्ना के दूसरे हाथ में राइफल थी और एक हाथ मैंने पकड़ रखा था। अचानक इसका पैर रिपट गया। वो दौड़ते दौड़ते तवाज़न खो बैठी। मैंने भी इसे संभालने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। वो लड़खड़ा कर गिरी। इसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। रत्ना के मुंह से चीख निकली और वो ढलान पर लुढ़कती चली गई। मैंने छलांग लगा दी।
پہلے میری ایڑیاں زمین پر لگیں جو چند انچ بھربھری زمین میں دھنسی، اور پھر میں اس ڈھلان پر اس طرح پھسلتا چلا گیا جیسے کسی تفریح گاہ میں بہت اونچی سلائیڈ سے پھسل رہا ہوں۔ میرے ساتھ منوں کے حساب سے مٹی اور پتھر بھی لڑک رہے تھے۔ رتنا مجھ سے چند فٹ دائیں طرف تھی اور وہ پہلو کے بل لڑک رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں اب بھی نکل رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے آپ کو بھی روکنے کی کوشش کرنے لگا، اور میری یہ کوشش تقریباً 10 گز مزید نیچے جا کر کامیاب ہو سکی۔ میں نے رتنا کو سہارا دے کر اٹھایا تو وہ بری طرح کرہ رہی تھی۔ اینک میری آنکھوں پر موجود تھی۔ میں رتنا کو دونوں باہوں سے پکڑ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بازو اور ٹانگوں پر پتھروں پر لڑکنے سے رگڑ لگی۔ کانٹے دار جھاڑیوں سے جسم پر کئی خراشیں پڑ گئی تھیں۔ بلاؤز اور پیٹی کوٹ گرد آلود ہو چکے تھے۔ کہاں گئی وہ؟ میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، رتنا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اس طرف پتھروں کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوٹ کیس بھی اس کے پاس تھا، مگر میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رائفل کہاں ہے؟ کہیں گر گئی ہے، رتنا نے بے بسی سے جواب دیا۔ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈھلان پر اوپر کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے رتنا لڑکتی ہوئی آئی تھی۔ جھاڑیاں اور پتھر صاف نظر آ رہے تھے مگر رائفل کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ میرا خیال تھا وہ کہیں جھاڑیوں میں گر کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہم تقریباً 100 گز دوڑتے اور لڑکتے ہوئے آئے تھے۔ رائفل کی تلاش میں دوبارہ اوپر جانا آسان نہیں تھا۔ میں اس طرف مڑ گیا جہاں بیلا کو دیکھا تھا۔ وہ جگہ اب بھی قدرے بائیں طرف 200 گز نیچے تھی اور بیلا تو اب وہاں سے بھی دور جا چکی ہوگی۔ میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑا اور ایک بار پھر ڈھلان پر دوڑنے لگا اور آخر کار ایک جگہ رک گئے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس اینک کی بدولت مجھے تاریکی میں بھی ہر چیز دن کی روشنی کی طرح صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر بیلا کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے محض اندازے کی بنا پر ایک راستے کا تعین کیا اور رتنا کا ہاتھ پکڑے اس طرف دوڑنے لگا۔ مجھے تو ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی مگر رتنا اندھیرے میں دوڑتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ ہم اس ڈھلان پر 50 گز اور نیچے آ گئے۔ ہم پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ آگے جھاڑیاں کچھ گنجان ہو گئی تھی اور چدرے درخت بھی نظر آ رہے تھے، اور ان درختوں کی دوسری طرف پانی چمکتا دیکھ کر میں چونک گیا۔ درختوں کے پیچھے کوئی جھیل تھی اور میرا خیال تھا کہ بیلا اسی طرف گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جھیل کی دوسری طرف کسی طرف جانے کا راستہ ہو۔ آؤ اس طرف دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے بیلا جھیل کی طرف گئی ہوگی، میں نے کہا۔ رتنا میرے ساتھ چل پڑی۔ ابھی ہم نے چند ہی گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک آواز سن کر ہم دونوں ہی اچھل پڑے۔ وہ آواز پچھلی طرف سے آئی تھی اور پہاڑیوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ناجی رتنا، باز گشت پیدا کرتی ہوئی وہ آواز بلا شبہ بیلا کی تھی۔ ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ باز گشت ختم ہوئی تو آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں یہاں ہوں ناجی، سڑک پر جہاں تم نے جیپ کھڑی کی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا اور مجھے گردن پر چیونٹیاں سرنگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بیلا سڑک کے اس جگہ کھڑی تھی جہاں سے ہم ڈھلان پر اترے تھے۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں تھا اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو سڑک کے کنارے پر کھڑی ہوئی بیلا بالکل واضح طور پر نظر آ رہی تھی، لیکن رتنا کو تاریکی کے باعث اس کا ہیولہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اینک رتنا کی طرف بڑھا دی۔ اسے لگا کر دیکھو، تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ رتنا نے اینک آنکھوں پر لگا دی۔ پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی، پھر اس کے منہ سے گندی گالیاں نکلنے لگی۔ اس لمحے بیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، ناجی میں جیپ لے جا رہی ہوں۔ ان پہاڑیوں سے نکلنے کے لیے جھیل کے دوسری طرف ایک راستہ مل جائے گا۔ اس طرف قبائلیوں کی ایک بستی بھی ہے۔ اگر تم بھیڑیوں اور قبائلیوں سے بچ سکو تو میں تم لوگوں کو 2 دن کی مہلت دے رہی ہوں۔ ان 2 دنوں میں جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ اس کے بعد بلیک کیٹس کے ذریعے تمہاری تلاش شروع ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو بلیک کیٹ اسکواڈ میں کیسے کیسے سفاک اور برحم لوگ ہیں، اور تمہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، میں جا رہی ہوں، جے ہند۔ پکڑو اسے ناجی، وہ ہمارا سب کچھ لے کر بھاگ گئی ہے۔ رتنا چیختی ہوئی اس راستے کی طرف لپکی جس طرف سے آئے تھے۔ میں نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ بیکار ہے، میں نے کہا، ہمارے وہاں پہنچنے تک وہ بہت دور جا چکی ہوگی۔ اس ڈھلان پر 300-400 گز اوپر چڑھنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رتنا روحان سی آواز میں بولی، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی اسے باندھ کر رکھو، وہ دھوکہ دے جائے گی۔ ہاں، میں واقعی اس مرتبہ بھی دھوکہ کھا گیا، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ یقیناً کسی موقع کی تلاش میں تھی اور موقع ملتے ہی وہ ہمارا سوٹ کیس بھی لے اڑی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اس نے واقعی بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اگر وہ خالی ہاتھ جیپ سے اتر کر بھاگتی تو شاید ہم اس کا پیچھا نہ کرتے، لیکن وہ سوٹ کیس بھی ساتھ لے گئی۔ ہم جس طرح اس سوٹ کیس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں ہے۔
वो मेरे साथ दारू के तहखाने में इसकी दौलत देख चुकी थी। इसे ये भी शुबा हुआ होगा कि हो सकता है इस दौलत का कुछ हिस्सा इस सूटकेस में हो, इसलिए वो सूटकेस अपने साथ ले गई थी। इसे यकीन था कि हम दोनों जीप छोड़कर इसके पीछे भागेंगे। इन पहाड़ियों में रोपोश होने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो हमें चक्कर देना चाहती थी कि हम जीप छोड़कर इसके पीछे भागेंगे तो वो हमें चक्कर देकर सड़क पर वापस आ जाएगी। वो अपने मकसद में 100% कामयाब रही और हम बेवकूफ़ बन गए। इस वक्त जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। बेला इतनी देर तक शायद पेट्रोल डालती रही होगी और अब इसने जीप स्टार्ट कर ली थी। चंद ही सेकंड्स बाद ऊपर सड़क पर हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। कुछ देर तक रोशनी सड़क के साथ साथ चट्टानों पर मुतहल्लक दिखाई देती रही और फिर गायब हो गई। वो चली गई। रत्ना के मुंह से बेख्तियार निकल गया, हाँ और अब हमें भी चलना चाहिए। मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इसने कम से कम एक मेहरबानी तो की है कि इन पहाड़ियों से निकलने का रास्ता बता दिया है, वरना हम भटकते रहते। लेकिन अगर इसमें भी धोखा हुआ तो हम इन पहाड़ियों में ही भटकते रहेंगे। बेहतर है कि हम सड़क पर पहुंचकर इसी तरफ चलना शुरू कर दें जिस तरफ जीप गई है। रत्ना ने कहा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो एक असूल पसंद दुश्मन है। मैं अब भी इस पर इस हद तक तो एतमाद कर सकता हूँ। इसने रास्ते के बारे में गलत बयानी से काम नहीं लिया और यूं भी सड़क पर चलते रहना हमाकत होगी। पहाड़ियों में सड़क का रास्ता ज़्यादा तवील होता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा रास्ता हमें जल्द ही पहाड़ियों से बाहर ले जाए। आओ इस तरफ चलते हैं। हम झील की दूसरी तरफ चलने लगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे दरख्त गुंजान होते गए। रात के वक्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये कौन से दरख्त हैं, लेकिन चीड़ की तरह बिल्कुल सीधे और पत्ते छतरियों की तरह बहुत ऊपर थे। बीच में कोई शाख नहीं थी। झील और दरख्तों की वजह से इस जगह खासी खनकी थी। रत्ना मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। इसके जिस्म पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट था और ज़ाहिर है इसे मुझसे ज़्यादा सर्दी लग रही थी। झील के किनारे पर हम लोग रुक गए। मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक रत्ना की डरी डरी सी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो उधर देखो, चीता। इसने एक तरफ इशारा किया। मैंने इसे ऐनक लेकर अपनी आंखों पर लगा ली। वो चीता नहीं कोई और जानवर था जो झील से पानी पीकर किनारे पर बैठा हुआ था। ये जानवर हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता था, इसलिए मैंने इस तरफ जाने का इरादा बदल दिया और दूसरी तरफ देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। दाएं किनारे पर हमसे तकरीबन 200 गज़ के फासले पर कुछ हिट नजर आ रहे थे। चलो इस तरफ चलते हैं। मैंने हिट्स की तरफ इशारा किया। मुझे सर्दी लग रही है, रत्ना बोली। इसके दिल पर खौफ सा तारी हो रहा था और इस खौफी की वजह से इसे पहले से ज़्यादा सर्दी लगने लगी। मैंने इसे अपने साल लगाकर एक बाजू इसकी कमर के गिर्द हमायल कर दिया और तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करने लगा। इस तरह हम तकरीबन आधे घंटे में इन हिट्स तक पहुंच गए, जिनकी तादाद 5 थी और एक दूसरे से 10-10, 15-15 गज़ के फासले पर थे। रत्ना अब थर थर काँप रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से इसे संभालने लगा। लकड़ी के वो हिट्स गैर आबाद और टूटे फूटे थे। मैं किसी ऐसे एक हिट की तलाश में था जहाँ सर्दी से बचने के लिए पनाह ली जा सके। इसी दौरान किसी तरफ से गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। रत्ना खौफजदा होकर मुझसे लिपट गई। मैंने इस तरफ देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो 2 भेड़िए थे जो खूनखार दांत निकाले हम पर गुर्रा रहे थे। मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर इनकी तरफ दे मारा। मेरा पत्थरबाजी का निशाना इतना अच्छा नहीं था। वो दोनों ना सिर्फ बच गए बल्कि पहले से ज़्यादा खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगे। मैं रत्ना को लेकर तेज़ी से एक और हिट की तरफ बढ़ा। दोनों भेड़िए हमारी तरफ लपके। शदीद सर्दी होने के बावजूद मेरे जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे थे। रत्ना की हालत तो पहले से बदतर हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ही वो मेरा हाथ छोड़कर नीचे झुकी और एक पत्थर उठाकर दे मारा। इत्तेफाक से ये पत्थर एक भेड़िए के सर पर लगा। वो पहले तो बिलबिलाया, फिर तैश में आकर पहले से ज़्यादा खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगा। मुझे अंदेशा था कि इनके गुर्राने की आवाज़ सुनकर इनके और भाई बंद यहाँ न पहुँच जाएं। ऐसी सूरत में हमारे ज़िंदा बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। भेड़िया अकेला हो तो डरता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हों तो शेर की तरह दलेर हो जाते हैं। मैं रत्ना का हाथ पकड़कर अगले कॉटेज की तरफ लपका, जिसमें दरवाज़ा भी था और आधे के करीब खुला हुआ था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने एक नज़र में कॉटेज के अंदर का जायज़ा ले लिया। इस वक्त एक भेड़िया हमारी तरफ लपका। मैंने रत्ना को अंदर धकेल दिया और ख़ुद भी अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके साथ ही टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस लम्हे हल्के से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया दरवाजे से टकरा रहा था। मैंने दरवाजे को मजबूती से दबाए रखा और ऊपर से नीचे तक इसका जायज़ा लेने लगा। दरवाजे के करीबन दरमियान में चमड़े का तकरीबन 6 इंच का पट्टा लटका हुआ था। इसके सामने चौखट में एक मोटी सी कील थी जो ऊपर को मुड़ी हुई थी। चमड़े के इस पट्टे में थोड़े थोड़े फासले पर कई सुराख थे। मैंने एक सुराख से पट्टे को मुड़े हुए कील में फंसा दिया और दरवाजे से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। बाहर गुर्राहटों की तादाद में इजाफा हो रहा था। कुछ और भेड़िए भी वहाँ जमा हो रहे थे
और फिर दरवाजे पर पंजे मारे जाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। बड़े अक्लमंद भेड़िए थे, पंजे मार मार कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल हम अब इनकी खूनखारी से महफूज हो चुके थे। अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद मैं इस सीट का जायज़ा लेने लगा। 10 बाई 10 फीट का कमरा था। दाएं और बाएं तरफ की दीवारों में 2 बाई 3 फीट की खिड़कियां थीं, जिन्हें लकड़ी की पट्टियां लगाकर बंद कर दिया गया था। लिहाजा भेड़ियों का इन खिड़कियों की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं था। कॉटेज के फर्श पर प्याल बिछी हुई थी और रत्ना इस प्याल पर औंधी पड़ी थर थर काँप रही थी। रत्ना, मैंने होले से पुकारा, आओ यहाँ आ जाओ, भेड़िए अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रत्ना ने बमुश्किल सीधी होकर मेरी तरफ देखा। खौफ और सर्दी से इसके दांत बज रहे थे। वो घुटनों के बल खिसकती हुई मेरे करीब आ गई और मुझसे इस तरह लिपट गई जैसे सर्दी से बचने के लिए मेरे अंदर समा जाने की कोशिश कर रही हो। मैंने भी दोनों बाहें इसके गिर लपेट लीं। ईंट के अंदर अगरचे हम हवा से बच गए थे, लेकिन सर्दी बहरहाल थी और हमारी हड्डियों के गोदों तक उतर रही थी। और इससे बचने का यही एक तरीका था कि इस सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे को अपने जिस्म की हरारत पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।